नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइंस में आप सभी का स्वागत है। ये हम लोग जो भारतीय इतिहास का घटना चक्र का संस्करण है, इसका हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के क्वेश्चन कर रहे थे। इसमें जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस का संकलन है। तो आइए अब हम लोग 1857 की क्रांति से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के जितनी भी घटनाएं थी उसके हम लोग वीडियो बना चुके हैं 1857 के पहले का। तो अब 1857 की क्रांति को स्टार्ट करते हैं। तो नोट से स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ था? दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। ठीक है, मतलब ये सर्कमस्टेंसेस बता रहा है कि कहाँ से कैसे 1857 की क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ। तो क्या हुआ था कि पुराने जो 1856 दिसंबर 1856 में गवर्नमेंट ने क्या किया, कौन सा कदम उठाया कि पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर एक नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय ले लिया। इसका प्रशिक्षण जो था वो डमडम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। ठीक है, इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। ठीक है, जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। ये बंगाल सेना में अफवाह फैली। ठीक है, सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया। ठीक है, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बन गया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। कहाँ पर? बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया 29 मार्च 1857 को। ठीक है, अब क्या हुआ? और एक सैनिक उसमें जो था, ये मंगल पांडे, इन्होंने क्या किया कि अपने एजुटेंट पर आक्रमण कर उनकी हत्या कर दी। ठीक है, उसकी हत्या कर दी मंगल पांडे ने। और ये कहाँ पे? 34वीं NI रेजिमेंट भंग कर दी गई और अधिकारियों को दंड दिया गया अंग्रेजों द्वारा। ये 34th जो NI रेजिमेंट थे उसी के ये सैनिक थे। ठीक है, अब क्या होता है? 1857 क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थीं, जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा। एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिक असंतोषों और चर्बी वाले कारतूसों को ही 1857 के महान विद्रोह का सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण कारण बताया, परंतु आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया कि चर्बी वाले कारतूस ही इस विद्रोह का एकमात्र कारण अथवा सबसे प्रमुख कारण नहीं था। मतलब कुछ ये तो देखो एक प्रत्यक्ष था और कुछ अप्रत्यक्ष कारण भी थे, कुछ प्रत्यक्ष भी थे। तो मैन ये नहीं था। हाँ, तात्कालिक मान सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि चर्बी वाले कारतूस ही इस विद्रोह का प्रमुख कारण नहीं था। इसमें क्या था? चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी जिसने उन समस्त विस्फोटक पदार्थों में जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक कारणों से एकत्रित हुए थे। मतलब एक रीजन यही नहीं था सैनिक, इसके अलावा भी राजनीतिक कुछ चीज़ें थीं, सामाजिक थीं, धार्मिक थीं, आर्थिक थीं। बहुत सारे ऐसे कारण थे जिन्होंने इसको जो ये दावानल का रूप धारण कर लिया इस आग ने। ठीक है, 1857 की क्रांति का प्रमुख प्रारंभ जो था 10 मई को मेरठ से हुआ था। जो घटना हुई थी वो तो बैरकपुर में हुई थी मंगल पांडे की, लेकिन इसके बाद 10 मई को मेरठ से स्टार्ट हुई। यहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट ने सैनिकों के चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया और खुलेआम बगावत कर दी। मेरठ से हुआ था। ठीक है, 1857 की क्रांति का प्रारंभ, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, आएगा कि क्रांति का स्टार्टिंग कब होती है। और ये पहले भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें पूछा गया है कि 1857 क्रांति का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है। तो ये मेरठ है, ये बैरकपुर का नहीं है। ठीक है, तथा खुलेआम बगावत कर ली। इसके बाद क्या हुआ कि अपने अधिकारियों पर गोली चलाई इन लोगों ने और अपने साथियों को मुक्त करवाकर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। जनरल हैविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इन सैनिक को इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ये यहाँ से गए 10 मई से और दिल्ली की ओर कूच किया। वहाँ पे विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और जो वहाँ के राजा थे उस टाइम, कौन थे शासक? फिरोज जफ़र ना, तो बहादुर शाह जफ़र। तो उनको इन्होंने अपना राजा घोषित कर लिया, सम्राट घोषित कर दिया कि आप ही हैं और आप ही हमारी क्रांति का अगुवाई करेंगे। ठीक है, 1857 के स्वाधीनता का प्रतीक जो था वो कमल और रोटी था। ठीक है,
कमल और रोटी प्रतीक था। अब क्या हुआ, बरेली में रोहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर, अब यहाँ पे अलग अलग जगह का बता रहे हैं कि ये तो था दिल्ली और मेरठ का हुआ। अब इसके बाद बरेली में क्या हुआ था, बरेली में रोहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी जो थे खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। तो बरेली से कौन था, खान बहादुर थे। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। रानी लक्ष्मीबाई बहादुर शाह द्वितीय, यही जफर कहलाते थे। रानी लक्ष्मीबाई मूलुम मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। उनके पिता मोरोपंत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र 13 वर्ष थी। 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। उनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ये जो रानी लक्ष्मीबाई है, इनका झांसी से अगुवाई में माना जाता है। बरेली से खान बहादुर हो गए, झांसी से जो हो गई वो रानी लक्ष्मीबाई हो गई, ठीक है। और इनकी मृत्यु ग्वालियर में हो गई। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई तो डलहौजी ने व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को भी वीर गति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत केवल अकेली मर्द है, ठीक है, सोई हुई औरत अकेली मर्द है। लखनऊ में विद्रोह, लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 में हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। तो लखनऊ से कौन थी, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। 30 मई 1857। अच्छा, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं ना, तो अवध का अधिग्रहण कर लिया था इन्होंने कुशासन का आरोप लगाकर। तो वाजिद अली शाह को इन्होंने वहाँ वाजिद अली शाह से इन्होंने अवध को हड़प लिया था, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ था कि लखनऊ में जो था वो विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रही थी, बेगम हजरत महल, जो कि बहादुर शाह जफर की बेगम थी। उन्होंने अपने अवयस्क बेटे विरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर अधिकार कर लिया। तो लखनऊ पर किसने अधिकार कर लिया, किसने अधिकार किया था, तो कैंपबेल ने किया था। हालांकि बहुत सारी इन लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ी लखनऊ में, और एक दो शायद सैनिक भी शहीद हो गए, शहीद क्या, मारे गए, शहीद नहीं। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा बनाकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। तो अजीमुल्ला खां कौन थे, तो ये कौन थे, नाना साहब के सलाहकार थे, ठीक है। इन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी कार्य किया था। इन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। तो रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था, ये तात्या टोपे का नाम था, ठीक है, दूसरा नाम था। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में एओला गांव में हुआ था। उनके एक विश्वसनीय मित्र मानसिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया, जब वे पारो के जंगलों में अपने कैंप में सैन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले, वर्तमान भोजपुर जिले के जगदीशपुर में संबंधित थे। तो ये अब जगदीशपुर के विद्रोह की अगुवाई, मतलब 1857 में जगदीशपुर से कौन थे, कुंवर सिंह थे। ये आरा जो था ना, आरा के फेमस थे, ये जगदीशपुर से संबंधित थे। और ठीक है, असम में 1800 कहा, इनका कुंवर सिंह का आप अलग से पढ़ सकते हैं, इनकी बहादुरी का अलग है, बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हाथ कटने के बावजूद भी ये लड़े थे, ठीक है। असम में 1857 की क्रांति के समय वहाँ के दीवान मनीराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की। अब असम में कौन आ जाता है, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, झांसी हो गया, और असम में कौन है, असम में दीवान मनीराम दत्त हैं, ठीक है। और वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके इन्होंने विद्रोह की शुरुआत की थी, दीवान मनीराम दत्त ने। परंतु शीघ्र विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। औवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद से
1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। तो फैजाबाद से कौन था? फैजाबाद से थे अहमदुल्ला, ठीक है। कौन थे? अहमदुल्ला शाह थे फैजाबाद से। ये अंग्रेज के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु के अरकाट के रहने वाले थे और पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा है कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति और विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। किसके लिए? अहमदुल्ला शाह के लिए, ठीक है। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। तो ये आता है कि कौन से शायर हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था। तो 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने देखा था, ठीक है। इनका जन्म, जो मिर्जा गालिब हैं, इनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। 1869 क्या हुआ था इस टाइम? इस टाइम 2 अक्टूबर को 1869 में गांधी जी पैदा हुए थे, ठीक है। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की। संकट के समय कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों और वर्गों को यह अपने में लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिण भारत और पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा, जींद के सिख शासक और पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। ये हम लोगों की नाकामी थी, सबसे बड़ी नाकामी थी 1857 की क्रांति की। ग्वालियर के सिंधिया, इन्होंने सहयोग नहीं दिया, जिस कारण जो झांसी की महारानी थी उन्हें शक्ति नहीं मिल पाई जैसे जिस टाइम उन्हें ज़रूरत थी। तो और इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा का ये था कि अभी हम लोगों में पीछे ही पड़ा है कि ये अंग्रेजों से मिल के लड़े थे, ठीक है। तो ये भी एक ये कमी कहलाती है कि 1857 की क्रांति का मंद होने से, मतलब इतना ज़्यादा वो क्यों नहीं हो पाया, तब क्यों नहीं हम लोग आज़ाद हो पाए। तो आगे पढ़ते हैं। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों और सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। तो ये शासक थे जिनका हम लोग पढ़ रहे थे, ये लोग बांध बन गए थे, ठीक है। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस समर की असफलता के प्रमुख कारणों में से। अच्छा, ये भी चीज़ है कि ये वहाँ जगह थी जहाँ पे डिस्टर्ब किया अंग्रेजों ने उनकी सत्ता पर। जैसे झांसी के राजा या फिर नाना साहब, तो यहाँ पे पेंशन मिल रही थी बाजीराव द्वितीय को, तो उनके जो पुत्र थे नाना साहब दत्तक पुत्र, तो इनके लिए उन्होंने मना कर दिया मानने के लिए। 1818 का जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसके बाद इन्होंने बिठूर में आ गए थे। उसके बाद नाना साहब को इन्होंने कुछ भी चीज़ देने के लिए मना कर दिया था, सहायता अंग्रेजों ने। तो उनका अलग अपना खुद का था। तो इस कारण जो भी शिक्षित वर्ग और अभिजात वर्ग थे उस टाइम के जो थे, उन्होंने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। ये केवल एक राजसी या फिर कुछ जगह तक सीमित रह गया, जो इस समय की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 तक था। विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। अच्छा देखिए, इसमें ये कन्फ्यूजन होता है कि जो 1857 को विद्रोह हुआ था उस समय कौन गवर्नर था। तो उस समय लॉर्ड कैनिंग बन के आ गए थे, ठीक है, जबकि डलहौजी चले गए थे उस टाइम तक, नहीं तो डलहौजी मार दो आप लोग। विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश शासन के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था।
लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल। क्यों? क्योंकि 1858 में महारानी का घोषणा पत्र आया। कंपनी को, जो भारत का शासन था वो कंपनी के हाथों से कहाँ चला गया, अब महारानी के हाथों में चला गया। तब ये जो गवर्नर जनरल की श्रृंखला चल रही थी 1833 से भारत के गवर्नर जनरल की, लॉर्ड विलियम बेंटिंक से। अब जब लॉर्ड कैनिंग बने तो उसके बाद लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल से हटा के क्या, नाम मात्र के लिए था, बाकी ये वायसराय बन गए। वायसराय किस परिप्रेक्ष्य में बन गए कि महारानी को और भारत के बीच में एक मीडिएटर पद का काम करेंगे। बाकी जो मेन सत्ता थी वो अब गवर्नर जनरल के पास नहीं थी, ये कहाँ थी, महारानी के पास थी। ठीक है, तो ये पहले वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग और अंतिम गवर्नर जनरल। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा, इस टाइम देखिए न्यायिक सुधार हुए थे, तो उसमें क्या हुआ था, 3 हाई कोर्ट बनाए गए। इंडिया हाई कोर्ट एक्ट, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता, 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की हुई थी इसमें। ठीक है, तो ये शायद 1857 में हो गई थी। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कैनिंग के समय ही पारित हुआ था। ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी इन्हीं के टाइम आया था और ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास से आया था। ठीक है, 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में इंडियन यूनिटी के नाम से भी अभिहित किया जाता है। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने बोला था? स्वतंत्रता संग्राम ये बोला था कौन थे ये? बीडी सावरकर, इन्होंने बोला था। और ब्रिटेन में क्या बोला जाता है? इंडियन म्यूटिनी। ठीक है, अच्छा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में अगर आप पढ़ें तो बहुत ही मतलब इनकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बचपन से लेकर अब तक की, तो पढ़ना चाहिए आपको इनका। और इन्होंने बहुत काम किए। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिसे कमांडिंग ऑफिसर थे। तो अच्छा, ये भी है कि बैरकपुर में जब विद्रोह हुआ था 1857 को, तो कौन था उस टाइम कमांडिंग ऑफिसर? तो सर जॉन बेनेट हैरिसे। ठीक है, जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, विस्कॉन्ट पामस्टर्न ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो कौन थे? पामस्टर्न थे, विस्कॉन्ट। ठीक है, विस्कॉन्ट पामस्टर्न। इनका कार्यकाल 1855 से 58 ईस्वी तथा 1859 से 1865 ईस्वी तक था। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी था। ठीक है, बहुत से कारण थे, उनमें से एक ये भी था कि सामान्य योजना नहीं थी। मतलब एक जैसे क्रांति की जो डेट थी वो कुछ और डिसाइडेड थी, जबकि जो सैनिक थे उन्होंने पहले विद्रोह कर दिया था। ठीक है, 10 मई को ही विद्रोह कर दिया था, जबकि डेट कुछ और डिसाइडेड की गई थी, तो उसके पहले ही विद्रोह हो गया था। और क्या था? और साथ में केंद्रीय संगठन की कमी थी कि मतलब कुछ ये नहीं था कि सब लोग मिल के लड़ रहे हैं, ये एक नेतृत्व की और संगठन की कमी थी। ठीक है, विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। तो ये रीजन थे। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन घायल हुआ और 23 सितंबर 1857 को उनकी मृत्यु हो गई। तो दिल्ली में संघर्ष में कौन मारा गया था? जनरल जॉन निकलसन मारा गया था। ठीक है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए कौन कौन मारा गया? देखिए, इसमें आएंगे कौन कौन। सर हेनरी लॉरेंस मारे गए थे, मेजर जनरल हैवलॉक मारे गए और जनरल नील की मृत्यु। तीन लोग मारे गए थे लखनऊ में। ठीक है, सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। और आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। ये सीले वही हैं जो कहते थे कि हमारी व्यवस्था ऐसी है ना, अंग्रेजी व्यवस्था ऐसी है कि हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ की गंगा से जो हमारी स्पंज की तरह हम लोग इसमें से गंगा में से पूरा निचोड़ लेंगे और अपनी टेम्स नदी में उसको मतलब यहाँ से सोख लेंगे गंगा से, और वहाँ पे हम लोग टेम्स में इसको निचोड़ देंगे। इस टाइप की इनकी नीतियाँ थी। ये इनका वक्तव्य था सीले का।
टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। और वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। तो ये थे जिन्होंने एक इसको सही मान्यता दी थी कि हाँ, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। और होम्स ने क्या बोला था, बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, मतलब अंग्रेज सब और बर्बर हमारे भारतीय, ठीक है। इन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार, तो 1857 के भारतीय संविधान आंदोलन के सरकारी इतिहास कौन थे, तो ये सुरेंद्रनाथ सेन थे, एच.एस. सेन थे। उनकी पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुई थी। और इतिहासकार कौन थे, एस.एन. सेन। सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक असबाब बगावत हिंद 1859 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। भारत सरकार द्वारा आर.सी. मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया तथा अपनी पुस्तक द सिपाही इम्यूनिटी एंड द रेवेलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाश किया था। तो जो एस.एन. सेन थे और उसके मतलब पहले आर.सी. मजूमदार थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इनकी अनबन हो गई तो ये हटा दिए गए। फिर एस.एस. सेन आए थे तो इन्होंने फिर एस.एस. सेन ने लिखा था। और जो मजूमदार थे इन्होंने एक अलग से लिखी थी जिसका नाम था द सिपाही इम्यूनिटी एंड द रेवेलियन ऑफ 1857, ठीक है। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित, देखो इन्होंने क्या बोला था, मजूमदार ने क्या बोला था कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम ना राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। इन्होंने ये चीज़ बोली थी कि ये जो 1857 की क्रांति का था, ना तो ये प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 का विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुई दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना आदि शामिल थे, ठीक है। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया। जो हड़प नीति चल रही थी ना, इसका परित्याग कर दिया गया। और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की, तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके, ठीक है। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन पील का गठन किया गया। देखिए, ये पील कमीशन का आता है कि पील कमीशन, पील आयोग का गठन कब किया गया था, 1858 में किया गया था भारतीय फौज के नवगठन के लिए, ठीक है, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। पील आयोग ने यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई। अब क्या किया, जो अभी तक क्या था कि जो भारतीय सैनिक थे उनकी संख्या ज़्यादा थी, तो अब जो 1857 का विद्रोह हुआ तो उन्होंने क्या किया, पहले तो अपने यूरोपीय सैनिक बढ़ा दिए और जो भारतीय सैनिक थे उनको कम कर दिया गया। और साथ में जहाँ से विद्रोह, जिस एरिया वाले सैनिक ने ज़्यादा विद्रोह किया था वहाँ से भर्तियाँ कम कर दी गई, बाकी गोरखा और सिखों को लिया गया, ठीक है। क्या था इसमें, भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया और मद्रास और बम्बई में यह अनुपात 1:3 का रखा गया। मतलब अगर एक अधिकारी है, एक यूरोपीय है तो 2 भारतीय होंगे, ठीक है। और मद्रास और बम्बई में क्या था, अगर एक यूरोपीय है तो उसमें 3 भारतीय रखे जा सकते, थोड़ा सा अनुपात ज़्यादा था, बंगाल के लोगों ने ज़्यादा किया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का जो चयन किया था गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तर प्रांत से किया था, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है। अब क्वेश्चन आंसर या प्रश्न कोश बचा है तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी बहुत फिर लेंथी ज़्यादा हो जाएगा वीडियो, ठीक है।
तो ये हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। और हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी आपको वीडियो देखने हैं तो नेट के या फिर हिस्ट्री के या पीजीटी टीजीटी के लिए तो आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पर। धन्यवाद।